एफडी में इन्वेस्ट करके एक आदमी ने 1,36 लाख रुपीस डुबा दिए। ये है कुमार अवस्थी, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिनके फैमिली फ्रेंड येस बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। उन्होंने मिस्टर कुमार को एक नई स्कीम बताई, सुपर एफडी, स्पेशली मेड फॉर सीनियर सिटीजन्स। सिर्फ 5 साल का लॉक इन और हर साल 9.5% का इंटरेस्ट। 5 साल के बाद पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मिस्टर कुमार ने एफडी ही समझकर इन्वेस्ट किए और 3 साल बाद उन्हें मैसेज आता है कि आपके सारे पैसे डूब चुके हैं। उनके पैसे कभी एफडी में इन्वेस्ट हुए ही नहीं, सिर्फ नाम था सुपर एफडी। असल में वो थे हाई रिस्क 81 बॉन्ड्स। रिस्क इतना हाई कि अगर बैंक डूबा तो सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जीरो हो सकता है। और एग्जैक्टली यही हुआ। येस बैंक कोलैप्स होते ही मिस्टर कुमार के 1,36 लाख रुपीस वाइप्ड आउट। येस बैंक का वो ब्रांच मैनेजर था। ये सुपर एफडी है सीनियर सिटीजन्स के लिए, 5 साल का लॉक इन है और 5 साल के बाद आपको जो है वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब ये येस बैंक डाउन हुआ, एक्सेस ट्रस्टी से हमको एक ईमेल आया कि आपके जो 13 बॉन्ड्स है वो राइट ऑफ हो गए हैं। उम्र की कमाई अपनी जोर लगा दी, जो सेविंग किया था मैंने एकदम चला गया। एक ऑनेस्ट आर्मी ऑफिसर की पूरी लाइफ सेविंग्स सैक्रिफाइस हो गई सिर्फ क्योंकि एक बैंक एम्प्लॉय को अपना टारगेट पूरा करना था। वो जो पर्टिकुलर आरएम है जो हमको धोखे से पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा था, उसको प्रमोशन मिलके उसी ब्रांच में उसको रखा है। खेती करता हूँ सर, किसान हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपको फसल बीमा बोल के बेचा गया, ये एक जीवन बीमा पॉलिसी थी और ऐसा ही उन्होंने कर लिया है। आपका पूरा पैसा जब्त कर लिया गया है। एफडी के नाम पे और रिकरिंग डिपॉजिट के नाम पे एक पॉलिसियां बेची। 80-85 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। नाउ आई नो सब ब्लेम करेंगे उस बैंक मैनेजर को। कस्टमर्स का मानना है कि पूरी प्रॉब्लम की जड़ होती है बैंक एम्प्लॉइज, जो एक वल्चर की तरह आपका शिकार करना चाहते हैं। बट ये सिर्फ आधी सच्चाई है। आज के वीडियो में विद एविडेंस एंड डेटा वी विल डिस्कस हाउ द बैंक्स आर एक्चुअली फोर्सिंग देयर एम्प्लॉइज टू डू फाइनेंशियल फ्रॉड्स। हर दिन 800 लाख रुपए के लोन्स बेचो, चाहे उसके लिए फ्रॉड भी क्यों ना करना पड़े। ये इंडिया के एक गवर्नमेंट बैंक के चीफ मैनेजर के शब्द है। 57 बैंक एम्प्लॉइज का कहना है उनके बैंक्स खुद उन्हें फोर्स करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मिस सेल करो। हर डेटा, हर क्लेम डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंटेड है फॉर यू टू रिव्यू। बट there is a big crisis in Indian banks and no one is talking about it. ये केस तो मेरे एक फ्रेंड के साथ ही हुआ था। बैंक से नॉन स्टॉप क्रेडिट कार्ड के कॉल्स आ रहे थे। फ्रस्ट्रेट होकर जब उसने मना किया तो एम्प्लॉय ने बोला एक फॉर्म फिल कर दीजिए, कॉल्स आने बंद हो जाएंगे। फॉर्म का नाम क्या था? एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट कार्ड। एम्प्लॉय ने फिर भी गारंटी दी कि ये बस बैंक की फॉर्मेलिटी है, फॉर्म फिल करने के बाद ही मैं आपका कैंसिलेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाऊंगी। बट फॉर्म फिल करते ही 3 दिन के अंदर उसके घर पे क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो गया। दूसरे फ्रॉड में एक 80 साल के सीनियर सिटीजन को 12 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची गई। 12। टोटल कॉस्ट थी 62.8 लाख रुपीस। एक ही कस्टमर को कितनी बार लूटोगे? एक डॉक्टर को 70 लाख की पॉलिसी बेची कहकर सिर्फ 1 टाइम प्रीमियम भरना होगा, मगर खरीदने के बाद मालूम पड़ा कि उसको यही 70 लाख और 5 बार भरना था, मतलब टोटल 4 करोड़ की पॉलिसी। अब खुद किसी भी काम के लिए बैंक जाओ, लॉकर खोलना है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, एफडी बनाना है या फिर लोन लेना है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की पूरी कोशिश की जाएगी। मेट्रो सिटीज में तो लोग कंपैरेटिवली ज्यादा अवेयर है, बट व्हाट अबाउट रूरल इंडिया? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स के तहत हजारों किसान बैंकिंग नेटवर्क में जुड़े, लोन मिलने लगा, इमरजेंसी में पैसे मिलने लगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, मगर एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ गया। ऐसे हजारों केसेस सामने आने लगे। किसान को खेती के लिए लोन चाहिए मगर इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। बैंक से गया था मैं लोन लेने के लिए। बुलाने के बाद में कहा कि भाई आप पॉलिसी कराओ, आप पॉलिसी नहीं कराओगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। लोन बनाया ने बात कीधु कि लोन हमारे पास थी, ने बात कीधु कि आपको बीमा पॉलिसी बनाओ तो आपको पैसा मिलते हैं, नहीं बनाता तो नहीं मिल सकते हैं। अब इसके बाद आप कभी बैंकों पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं। क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड बोल के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को बेच दिया और उसे तब मालूम पड़ा जब उसे 97,000 का बिल आया। इसे मिस सेलिंग कहते हैं, एक सॉफ्ट वर्ड ताकि प्रॉब्लम छोटी लगे, बट मेरे हिसाब से दिस इज इलीगल सेलिंग। 62% रूरल कस्टमर्स का कहना है उन्हें बुली करके यानी धमका के लोन्स लेते वक्त एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं। एंड कई केसेस में अनफॉर्चुनेटली बैंक्स बकायदा अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कस्टमर्स को स्कैम करो। Culture kind of allows you to mis-sell as long as the numbers are being met. Almost every RM has a target to match and they would call. बैंक जॉब्स तो बस एक एग्जांपल है। आईटी, लॉ एंड स्पेशली इंजीनियरिंग, हर स्टेबल फील्ड में फिलहाल सिमिलर क्रैक्स दिख रहे हैं। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैग्नेंट वेजेस एंड पुअर जॉब सिक्योरिटी। एंड आयरनी देखो, कंपनीज बोल रही है कि उन्हें जॉब रेडी इंजीनियर्स मिलते ही नहीं है। रीजन? आज जहां ChatGPT 2 सेकंड में आंसर देता है, स्टूडेंट्स अभी भी 1990s के टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं। लो प्रैक्टिकल नॉलेज।
इसी गैप को एड्रेस करता है मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया AI फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे स्टूडेंट्स डे 1 से कोडिंग एंड फर्स्ट 100 डेज में 100 से भी ज्यादा रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। GitHub Copilot, Claude 3.5, Gemini Pro, इन सब प्रीमियम टूल्स का फ्री एक्सेस मिलता है एंड यू ऑल्सो गेट टू अटेंड गेस्ट सेशंस विद टॉप VCs ऑफ Microsoft, Qualcomm एंड मेनी स्टार्टअप फाउंडर्स। यहाँ कोई बोरिंग क्लासरूम्स नहीं है, रियल लैब, स्टार्टअप एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल हॉस्टल्स विद जिम, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड अ फुल्ली फंक्शनल एप्पल लैब। Recognized by the Economic Times as the leader in new age tech education in AI and ML, मिराई उन स्टूडेंट्स के लिए है जो AI, फिनटेक और फ्यूचर टेक करियर्स को सीरियसली लेते हैं। 2026 के लिए एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, बट इनका सिलेक्शन रेट सिर्फ 12% है। सो इफ यू वांट अ डिग्री दैट एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, चेक द लिंक इन बायो। यहाँ पे 100% तक मेरिट स्कॉलरशिप भी मिलती है। बैंकिंग एक जमाने में इंडियंस का ड्रीम जॉब, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस इन इंडिया, सेकंड ओनली टू IAS। इसके एग्जाम्स कट थ्रोट कंपटीशन। IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर और IBPS क्लर्क, ये 2 मेन एग्जाम्स है गवर्नमेंट बैंक्स में सिलेक्शन के लिए, और SBI का अपना खुद का एग्जाम होता है। अगर इन सारे एग्जाम्स को मिलाए जाए तो हर साल लगभग 15 से 25 लाख कैंडिडेट्स ये एग्जाम्स देते हैं, मगर इसका सिलेक्शन रेट है सिर्फ 0.3%, यानी सिर्फ 5 से 6 हजार लोग। प्राइवेट बैंक्स मोस्टली सेल्फ रिक्रूट करते हैं, बट दोनों भी केसेस में स्ट्रगल एब्सोल्युटली सेम है। जॉब ज्वाइन करते ही फैंसी टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे कि वेल्थ एडवाइजर या फिर रिलेशनशिप मैनेजर, जिसे RM भी कहते हैं, मगर इनका 90% जॉब्स अनफॉर्चुनेटली है सिर्फ सेल्स। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचना, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान्स। कभी सोचा है कि आपके RMs आपको बार बार इंश्योरेंस क्यों सेल करते हैं? क्योंकि बैंक को इससे इमेंस प्रॉफिट्स मिलते हैं। विल गो इनटू द नंबर्स, लेकिन फिलहाल बात करते हैं बैंक एम्प्लॉय के नंबर्स की। बैंक के डेली एंड मंथली टारगेट्स आर एक्सेप्शनली हाई। He brings 5 jewel loans worth at least 5 lakhs worth of jewel loans. He should not come back to branch. एक केस में तो रूरल ब्रांच को टारगेट दिया गया डेली का 1 करोड़ का FD करने का। यही टारगेट्स फिर RMs के डेली टारगेट्स बनते हैं, जो उन्हें कम वॉट में पूरे करने ही होते हैं। 15-20 लोग जितने भी ब्रांच में होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे शपथ टाइप की ली जाती है कि आज मैं 10 पॉलिसी करूंगा। उनको बोला जाता है कि जब तक अगर आप इस महीने में 50 पॉलिसीज नहीं कर लो, सैटरडे संडे को भी उनके पास बैंक मैनेजर्स कॉल आते हैं, आज आपने इतनी पॉलिसी लॉगिन की कि नहीं। टारगेट्स पूरे हुए तो कांग्रेचुलेशन, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स, प्रमोशंस, मगर टारगेट मिस करो तो मैनेजर्स का असली चेहरा देखो। किसी भी इंडस्ट्री में वर्बल अब्यूज इतना कॉमन नहीं होगा जितना बैंकिंग सेक्टर में है। काम कौन करेगा? तू मेरे को एक चीज बता, तू साले सुबह उठ के तू 10 लाख काय देता है? तो मैं जाके केस करके आऊं तुम्हारा वहाँ पे? कंपनी उस चीज का तनख्वाह देता है मेरे को? तुम लोग मजाक कर रहे हो बैंक करके? अरे भाड़ में जाए तेरा फैमिली, मेरा क्या आता है भाई? अगर बैंक ने नौकरी दिया, फैमिली लेके घूमने के लिए दिया क्या? ऐसा कर रहे हो क्या? बंधुआ मजदूर हो बैंक के। बेइज्जती, चिल्लम चिल्ली, गाली गलोच इज वेरी नॉर्मलाइज्ड, बट कुछ केसेस में तो फिजिकल अब्यूज भी स्टार्ट हो चुका है। लीव लेने से पहले बताना पड़ता है कि आपने टारगेट कितना अचीव किया, एंड कई केसेस में तो ओपनली कहा जाता है, बच्चा ICU में है तो तुम डॉक्टर हो क्या? हॉस्पिटल जाके क्या करोगे? ऑफिस आओ। मॉम की डेथ हो गई तो क्या हुआ? माँ तो सबकी मरती है, उसमें लीव क्यों लेना है? वाइफ हॉस्पिटलाइज हो गई, तुम तो यूजलेस हो। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि एम्प्लॉय इज गिल्ट ट्रैप्ड इनटू नॉट टेकिंग द राइटफुल लीव। In my 7 years of work life, not once did I get leave normally. Health issues, family emergencies, functions, even my own marriage. Every single time it was a struggle. अगर हम छुट्टी मांग लेते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे उससे जान मांग ली उसकी। ये संडे वर्किंग रहेगा, इसका डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है या फिर नोटिस बोर्ड पे नोटिस छप जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय। इसके बावजूद अगर टारगेट्स अचीव ना हो तब आते हैं ओपन थ्रेट्स, पनिशमेंट पोस्टिंग्स। मैनेजर लिटरली धमकी देते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हें रूरल एरियाज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, पनिशमेंट के अलावा भी ये ट्रांसफर पॉलिसीज अपने आप में एक हरासमेंट है जो बहुत अंडररेटेड है। फीमेल एम्प्लॉयज को घर से दूर, रिमोट और अनसेफ एरियाज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। थोड़ा सेटल हो तो कई केसेस में हर 4 से 5 महीने में फिर से ट्रांसफर हो जाता है। और फिर जब घर जाने की बात करो तो लीव्स भी नहीं मिलती। How do you expect a person to stay away from their family for so many months? रात के 10 बजे हम लोग को लेटर मिले। लेटर में मुझे मिला शाहजहां, जो कि काफी ज्यादा बैकवर्ड इलाका है जहाँ पे क्राइम रेट ज्यादा है। फिर भी उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं करी। उन्होंने कहा कि एक बार लेटर टाइप हो गया तो हो गया। IT, रियल एस्टेट, मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर्स, वहाँ भी डेडलाइंस है, टारगेट्स है, अकाउंटेबिलिटी है। फिर भी हर 4 से 5 महीने में ट्रांसफर तो नहीं होता। तो बैंकिंग में क्यों? एफिशिएंसी के लिए या कंट्रोल के लिए? फिर आता है PIP, नाम परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, पर काम काउंटडाउन। 30 से 90 डेज या तो एक्स रेवेन्यू लाओ या फिर रेजिग्नेशन दे जाओ। ऐसे में एन एम्प्लॉय इज फोर्स्ड
टू डू एनीथिंग टू गेट सेल्स एंड मीट टारगेट्स। दुकान सोसाइटीज में फील्ड विजिट्स करना, कोल्ड कॉलिंग करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से रिक्वेस्ट करना और आखिर में कोई ऑप्शन ना बचे तो मिस सेलिंग करना। कभी किसी ने बोल दिया जाओ इस मार्केट में चले जाओ, आप दुकान जाके करंट अकाउंट लेके आओ। कभी बोल दिया कि ये सोसाइटी में जाओ और लोगों के फ्लैट जाके आप हाउसिंग लोन लेके आओ। इस सिस्टम का रिजल्ट एम्प्लॉयज टिक ही नहीं पा रहे हैं। एट्रिशन रेट इतना हाई है कि कुछ बैंक्स में हर 2 में से 1 एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है और जो टिकते हैं उनके लिए हेल्थ रिस्क है। कई सर्विस में पाया गया है कि 60% बैंकर्स हार्ट डिजीजेस की हाई रिस्क पर है। हार्ट अटैक्स बैंकर्स को सबसे ज्यादा आ रहे हैं। पीपल विल कम, पीपल विल गो, बट कंपनी विल रन। मुझे अपनी बच्ची अच्छी नहीं लगती, मुझे अपना घर अच्छा नहीं लगता, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, ये सब दिया मुझे मेरी 6.5 साल से ऊपर की मेहनत। मेरा एक बच्चा, बिकॉज ऑफ दैट मेरा बच्चा गया। राज्यसभा में तो ये तक बात उठ चुकी कि 500 बैंकर्स ने अपनी जान को लेकर एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए सिर्फ बैंक प्रेशर की वजह से। Over the last decade, around 500 bank employees across India have lost their lives due to work-related stress, harassment, and work-life abuse. कुछ के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। एम्प्लॉयज टूट रहे हैं, टारगेट्स एक्सट्रीम हो रहे हैं और कस्टमर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बट ये साइकिल रुकने वाला नहीं है जब तक एक क्रिटिकल चीज नहीं बदलती। पहले बैंक का बिजनेस मॉडल एकदम शॉर्ट में समझ लो। इंडिया के टॉप बैंक्स SBI, ICICI और HDFC बैंक के 2024 और 25 के बैलेंस शीट्स को पढ़ने पर एक पैटर्न सामने आता है। हर एक बैंक मेजरली 2 रेवेन्यू मॉडल से अर्न करती है। फर्स्ट, इंटरेस्ट इनकम, यानी आपने पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक उससे लोन्स इश्यू करती है या फिर इन्वेस्ट करती है। दूसरा, नॉन इंटरेस्ट इनकम, अलग अलग कॉस्ट एंड चार्जेस, लेकिन इसमें मेजर रोल है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेच के कमाया गया कमीशन फीस का। इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन्स, इनमें से कुछ भी आपको सेल किया तो बैंक्स को कमीशन मिलता है। हमें ये साइड इनकम लगता है, मगर कई बैंक्स के लिए ये सर्वाइवल बन चुका है। इसका रियल इंपैक्ट समझने के लिए ये एग्जांपल देखो। फाइनेंशियल ईयर 26 के Q2 में बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रॉफिट 8% गिर गया। अब डेटा स्टडी करोगे तो समझेगा इसी वक्त उनका नॉन इंटरेस्ट इनकम भी कम हो गया था। इसी दौरान ICICI बैंक और HDFC बैंक का नॉन इंटरेस्ट इनकम बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है। सो प्राइमरी इनकम फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, मगर सेकेंडरी इनकम प्रॉफिट्स को स्टेबल रखता है। बस यही बैंक्स के लिए क्वेश्चन नहीं, एडिक्शन बन चुका है। डिफरेंस समझो, लोन देने में रिस्क है, पैसा डूब सकता है, NPS बन सकते हैं एंड टाइम पीरियड काफी हाई है, लेकिन कमीशन इनकम, जीरो लेंडिंग रिस्क, नो कैपिटल लॉक इन, इंस्टेंट रेवेन्यू। इसीलिए यही सेकंड इनकम सोर्स बैंक के लिए फास्ट मनी बनते जा रहा है। द डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 2024 सिर्फ एक साल में इंडिया के टॉप 15 बैंक्स ने इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचकर अ वॉपिंग 21,000 करोड़ कमाए एज कमीशन फीस। कुछ बैंक्स के लिए तो ये इनकम उनके टोटल इनकम का 20 से 25% बन चुका है। अच्छा, मैंने कहा था कस्टमर्स के साथ मिस सेलिंग फ्रॉड्स तब तक नहीं रुक सकते जब तक एक क्रिटिकल चीज ना बदले, बैंक्स का इंसेंटिव स्ट्रक्चर। यू विल नॉट बिलीव दिस, बट कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज इतनी प्रॉफिटेबल होती है कि बैंक्स को पहले साल के प्रीमियम का 65% तक का रेवेन्यू डायरेक्टली कमीशन में मिल जाता है। अगर मैंने कस्टमर को कन्विंस कर लिया कि आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करिए, 10 साल का इन्वेस्ट करिए और 15 साल के बाद मतलब मेच्योरिटी अमाउंट ले जाइए, तो अगर जो 1 लाख का प्रीमियम वो पहले साल पे कर रहा है, मुझे उसका 65% मिलेगा रेवेन्यू। मतलब मेरी बुक के अंदर मैंने 65,000 का बैंक को रेवेन्यू कमा के दे दिया। इसे म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करो तब भी इंश्योरेंस बेचने पे बैंक्स को 2 से 10 गुना ज्यादा कमीशन मिलता है और यहीं से बैंकिंग सिस्टम का एक फ्लॉड डिजाइन एक्सपोज होता है। बैंक की हायरार्की सिंपल है, RM के ऊपर ब्रांच मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, उनके ऊपर MD या फिर CEO, और CEO किसको आंसरेबल है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है बैंक के प्रॉफिट्स को स्केल करना। सो अब अगर बैंक्स को स्पेसिफिकली कुछ प्रोडक्ट्स के कमीशन हाई मिलता है तो वो अपने एम्प्लॉयज के टारगेट्स कैसे सेट करेगा? एक कस्टमर से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करो, मतलब शॉर्ट टर्म सेलिंग ओवर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग। बस यही रूट है मिस सेलिंग या फिर इलीगल सेलिंग का। हाँ, कुछ बैंक एम्प्लॉयज सेल्फिशली अपने इंसेंटिव्स और प्रमोशंस के लिए मिस सेलिंग करते हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी बैंक एम्प्लॉयज आर नॉट बैड पीपल। बैंक एम्प्लॉयज का आपको मिस सेल करना ये उनका बिहेवियरल इशू नहीं, ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर का फेलियर है। नाउ मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉज ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी इसका सोल्यूशन सिंपल है, इंसेंटिव्स बदलो, बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। स्टार्टिंग विद द टॉप बैंक लेवल इंसेंटिव्स, जो एक्चुअली म्यूचुअल फंड सेक्टर में सेबी ने काफी हद तक सॉल्व भी किया है।
2009 से पहले म्यूचुअल फंड्स में भी मिससेलिंग कॉमन थी, बट 2009 में सेबी ने एंट्री लोड ऑलमोस्ट हटा दिया। एंट्री लोड यानी कि फर्स्ट सेल पे मिला कमीशन को अभी 1% तक लिमिट कर दिया, वो भी 2000 से एक्सीड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, सेबी ने कमीशन चार्जेस को ट्रेल बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट किया, मतलब अब इंसेंटिव्स वन टाइम सेल्स पे नहीं, कस्टमर की लॉन्ग टर्म होल्डिंग पर मिलेगा। बट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में अपफ्रंट कमीशन ही काफी हाई होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। कुछ केसेस में तो जैसे हमने देखा 65%। सो अगर कमीशन को लॉन्ग टर्म ट्रेल मॉडल पर शिफ्ट किया जाए तो बैंक्स का भी फोकस शिफ्ट हो जाएगा, फ्रॉम सेल फास्ट टू कस्टमर को लॉन्ग टर्म वैल्यू मिले। दूसरी बात, अगर पॉलिसी 2 से 3 साल के अंदर लैप्स हो या फिर सरेंडर हो तो बैंक्स का कमीशन पार्शियली रिवर्स हो जाना चाहिए। इसे क्लॉबैक कहते हैं, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इतना वीक और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है कि ये मिस सेलिंग को ठीक से रोक नहीं पा रहा। तीसरी बात, हर बैंक को 2 चीजें दिखानी कंपलसरी होनी चाहिए। सेम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि जिसमें कमीशन इंक्लूडेड हो, और डायरेक्ट प्राइस यानी कि विदाउट कमीशन। फिर डिसीजन कस्टमर का होना चाहिए कि बैंक की कन्वीनियंस और ट्रस्ट के लिए उन्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट देना है या फिर डायरेक्ट बाय करके वो कॉस्ट को बचाना है। एंड फाइनली, हर प्रोडक्ट पे मैंडेटरी लिखा होना चाहिए इस प्रोडक्ट से बैंक को X रुपए या फिर X% का कमीशन मिलेगा। नॉट बरीड इन डॉक्यूमेंट्स, नो फाइन प्रिंट्स, डायरेक्ट मैसेजिंग। साइकोलॉजिकली ये सबसे पावरफुल हो सकता है। नेक्स्ट, बैंक शुड बी फोर्स टू रियलाइन RM's incentives टू। RM मतलब कि रिलेशनशिप मैनेजर, राइट, नॉट सेल्स मैनेजर। इसीलिए उन्हें कस्टमर सूटेबिलिटी स्कोर पे ग्रेड होना चाहिए। क्या उन्होंने जो प्रोडक्ट बेचा वो कस्टमर की एज, इनकम, रिस्क, एपेटाइट, गोल्स और टाइम विंडो के हिसाब से सही था या फिर नहीं। लो स्कोर से पेनल्टीज और हाई स्कोर से इंसेंटिव्स, ताकि एम्प्लॉयज के लिए भी मैसेज क्लियर रहे, सेल्स इज नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ एडवाइस इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। क्योंकि आफ्टर ऑल एक 80 साल के बुजुर्ग को 12 इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना ये बिजनेस नहीं है, ये शिकार है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को डेबिट कार्ड बोल के क्रेडिट कार्ड बेच देना ये सेल्स नहीं है, ये धोखा है। मिस्टर कुमार अवस्थी ने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, उनका हक था एक सुरक्षित बुढ़ापा, पर वो हक किसी टारगेट शीट ने उनसे छीन लिया। अगर आप इस सिस्टम के अंदर हो, एम्प्लॉय, मैनेजर या फिर कस्टमर, आपके पास ऐसे कोई भी केसेस है जो दुनिया के सामने आने चाहिए तो कमेंट्स में शेयर करो। ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसे ट्विटर पर रेस करते हैं, टैग ऑल द कंसर्न पीपल यू नो, क्योंकि हम कब तक एक ऐसा सिस्टम चलने देंगे जिसमें अच्छे लोग भी बुरे काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। RBI, SEBI, IRDA मेरे आज के सजेस्टेड सोल्यूशन से बहुत बेटर पॉलिसी शिफ्ट्स इंप्लीमेंट कर सकती है। आई रिपीट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड आई डोंट क्लेम टू बी, बट एज अ ह्यूमन मैं इतना जानती हूँ, कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के टूटे सपनों पर प्रॉफिट नहीं बना सकता।